हेलो मेरे बाल बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक और शानदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बायोलॉजी के संपूर्ण किताब से टॉप MCQS टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब ये सेशन है बच्चों, इसके बाद आपको अदर कुछ देखना है नहीं। ठीक, चलिए तो हम इंपॉर्टेंट MCQS बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको। और आपको पता होगा कि भाई ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी यही आने होते हैं और आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी। यूं समझिए बच्चों कि इससे आपके 10 से 15 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो भाई पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भाग होता है पुष्प में वो है क्या बच्चों, पुमंग। क्या होता है, पुमंग। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुमंग, क्योंकि ये सबके सब आपके वन लाइनर हैं। ठीक, दूसरा है कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर आपका 200 देकर पूछा था 2023 में, तो यहां पर 200 दिया था। तो आपको एक चीज ध्यान देना, जो लघु बीजाणु धानी होती है वो कितना होते हैं, अधिकांश पौधे में उनकी संख्या 4 होती है, हमने आपको बताया था। ठीक, लेकिन मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो अपवाद होते हैं, जैसे भिंडी में हो गया, ठीक, कपास में हो गया, तो इनमें 4 के बजाय 2 होते हैं। तो बाकी अधिकांश ऐसा होता है कि उनमें 4 ही होते हैं। इसलिए बच्चों इनको करना क्या होता है, 4 से भाग। तो भाई 112 है, 112 में अपन 4 से जब भाग लगाएंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई हो जाएगा 4 गुना 8, 3 बचे 4 8 32। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों, जो सही विकल्प हो जाएगा, यानी कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 28। अगर यहां पर 200 होता तो हम 4 से भाग लगा देते तो भाई कितना, 50 हो जाते। तो इस तरह से याद रखना कि आपको 4 से भाग देना है, इतना समझिए और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की निभाग किसमें पाया जाता है। तो निभाग किसमें पाया जाता है, तो हमको पता है कि निभाग किसमें होता है बच्चों, बीजांड में होता है। ठीक, बीजांड में, और बीजांड में जहां से ये जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो बीजांड में होता है निभाग। ठीक, निभाग किसमें पाया जाता है, बीजांड में। अगला क्वेश्चन है कि साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। साल्विया जो होता है, यानी साल्विया का जो पौधा होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देगा कीट परागण, देखिए यही तो है, बहुविकल्पी में भी पूछेगा तो इस तरह से कीट परागण, जल परागण, वायु परागण, इस तरह से देगा। बाकी 1 नंबर में वन लाइनर होगा तो ऐसे ही पूछेगा, आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके सामने। तो साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है बच्चों, तो साल्विया में कीट परागण होता है। क्या होता है बच्चों, कीट परागण। ठीक, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, और उन्हीं में से ही भाई पूछेगा, उसी में से पूछे जाने हैं, इतना जरूर याद रखना आप। ठीक, तो कीट परागण होता है साल्विया में। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे में जल परागण होता है। तो भाई जल परागित पौधे का नाम, जल के द्वारा परागण किसमें होता है बच्चों, तो देखिएगा जल के द्वारा परागण होता है, अगर हम बात करें तो हाइड्रिला। ठीक, हाइड्रिला या हाइड्रा कहते हैं, हाइड्रिला हो गया, और साथ ही साथ हाइड्रिला के अलावा हम बात करें तो इसमें एक होता है, क्या है भाई, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ बेलिसनेरिया, दिमाग में आ गया, बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया। ठीक, बेलिसनेरिया में क्या होता है, इसमें भी जल परागण होता है। तो जल द्वारा परागित ये पौधे होते हैं। ठीक, बेलिसनेरिया हो गया और हाइड्रिला। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर कह रहा है कि किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है। ठीक,
या द्विनिषेचन कहेगा। तो किस पौधे में होता है बच्चों? तो दोहरा निषेचन हम बात करें तो आपका दोहरा निषेचन होता है आवृत बीजी पौधों में। ठीक, जब दोहरा निषेचन पर टिप्पणी बताया था तब भी इसको बताया था, अगर याद हो बच्चों, तो आवृत जो बीजी पौधे होते हैं, तो आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। दूसरा है कि आवृत बीजी पौधों का भ्रूण कोश कैसा होता है? तो भाई भ्रूण कोश आवृत बीजी पौधों का कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ये बच्चों 2023 में भी पूछा गया था। त्रिगुणित कैसा होता है? त्रिगुणित। अगर उस गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो भैया ऐसे केवल 3x लिख दीजिएगा बस। ठीक, कैसा होता है? तो त्रिगुणित। अगर पूछ लिया जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 3x होती है, बस इतना याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फल कूट फल है? यानी कौन सा फल, ये बहुविकल्पी में भी पूछता है, हालांकि ये भी बहुविकल्पी में पूछता है ज्यादा, और ये भी पूछता है कूट फल, या फिर कहेगा बच्चों झूठा फल किसे कहते, क्या होता है? ठीक, इसके नाम लिखना है। या फिर कहेगा मिथ्या फल। तो हमने बताया था कि भाई झूठा फल क्या होता है? तो ऐसे फल जिनमें जो फल होता है अंडाशय से ना परिपक्व होकर बल्कि पुष्प के अदर यानी उसमें अदर भाग से होता है। ठीक, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? झूठा फल, आभासी फल, मिथ्या फल। तो इसका एग्जाम्पल हम बात करें बच्चों, सेब हो गया। सेब एक झूठा फल है। ठीक, या फिर स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं? झूठा फल या आभासी फल या मिथ्या फल या कूट फल, कुछ भी बोल लीजिए। अगला है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का जो स्रावण होता है बच्चों, उसमें वो होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। ठीक, लीडिंग कोशिका, तो लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतया कितने दिनों का होता है? तो भाई इसमें प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 28 से 29 दिन, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक एवरेज में तो 28 दिन होता है, बाकी 28 से 29 दिन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है? यानी जब प्रसव होता है, प्रसव बोले तो बच्चों जैसे डिलीवरी के टाइम है ना, जो प्रसव होता है, जिन्हें प्रसव बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं। जब यानी परिपक्व भ्रूण शिशु के रूप में बाहर आता है, देन उसको कहते हैं प्रसव। तो प्रसव के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो यूट्रस में संकुचन पैदा करता है? तो उसका जो नाम है बच्चों, उस हार्मोन्स का जो नाम है वो है, ठीक, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स क्या करता है? संकुचन। बाकी प्रसव पीड़ा को कम करने वाला जो हार्मोन्स अगर पूछ ले तो रिलैक्सिन होता है। क्या होता है बच्चों? रिलैक्सिन होता है। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक, एमटीपी का पूरा नाम पूछ रहा है, किसे कहते हैं? एमटीपी होता क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को जैसे हिंदी में टिप्पणी जब पूछता है तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी भ्रूण को नष्ट कर देना, है ना, परिपक्व होने से पहले ही भ्रूण को नष्ट कर देना, वो होता है एमटीपी। टिप्पणी भी पूछता है, इसको लिखाया भी है बच्चों। तो एमटीपी का होता है मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ क्या लिख रहे हैं भाई? प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये होता है, हाँ सिर्फ सही है। ठीक, एमटीपी का पूरा नाम। बात समझ में आई? चलिए हिंदी में तो बता दिया कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। आगे है कि आईवीएफ तकनीक का पूरा नाम क्या है? आईवीएफ, तो भाई बताया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आईवीएफ का पूरा नाम होता है। ठीक, आईवीएफ तकनीक, या इसी को बोलते हैं परख नली शिशु वाला जो होता है ना, परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, वही चीज है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी सिंपल है बच्चों, आप सबको पता है किसने किया था, वही सबको मालूम होगा किसने किया था, किसने, मेंडल ने, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने, अर्थात मेंडल जी ने क्या किया था, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि मेंडल के, यहां मंडल लिखा है तो मेंडल होगा, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1 के अनुपात में फिनोटाइप का अनुपात होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण कह रहा है किसके लिंग गुणसूत्र से होता है। तो भाई संतान में अगर हम बात करें तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो मेल अर्थात पिता के गुणसूत्र से। ठीक, किसके, तो भाई पिता के गुणसूत्र से होता है, याद रखना। ठीक, पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है। तो बच्चों टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्या है, एक गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है, गुणसूत्रीय विकार का। ठीक, तो गुणसूत्रीय विकार का, देखिए टर्नर ही अकेले नहीं है, इसमें आपका डाउन सिंड्रोम भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी है। अपने दिमाग में इस चीज को घुसेड़ लेना। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि अगर आ जाए डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो तीन के तीनों जो रोग है बच्चों ये गुणसूत्रीय विकार का ही होता है। अब डाउन सिंड्रोम में ये बताया जाता है कि बच्चों इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। ठीक, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है किसके कारण, ये पूछा था 2023 में, तो उसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, 2 के बजाय 3 हो जाता है। तो यही चीज होता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, तो भाई मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये एकल सूत्रता, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है रसगुल्लो, देन उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें आसान होंगी। तो भाई चाहे जितना घुमाए हमको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक मिनट, हाँ 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसने पुष्टि किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो भाई हर्शे व चेज नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है बच्चों, हर्शे, एक हर्शे व चेस, चेस या कहीं कहीं चेज लिखा होता है, हर्शे व चेस नामक वैज्ञानिक ने ये मतलब पुष्टि किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो भाई अलेक जेफ्रे नामक, ठीक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है अलेक, ठीक, अलेक या एलेक लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, अलेक जेफ्रे, अलेक जेफ्रे लिखा हो या एलेक जेफ्रे लिखा हो, ठीक, एलेक जेफ्रे कुछ भी लिखा हो बच्चों, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है। तो देखिए बच्चों डीएनए और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार चौथा होता है वो यूरेसिल होता है।
ठीक है ना। और डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है। तो यही तो कह रहा है कि आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, तो इसमें यूरेसिल के द्वारा। ठीक, इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार होता है, तो यूरेसिल क्षार के द्वारा थायमीन का विस्थापन हो जाता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में क्या अनुपात था। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम बात करें तो हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन में अनुपात 2:1:2 था। अब ध्यान से समझना, ये अनुपात बच्चों इसके अनुसार है। अगर ऐसे पूछ लेगा कि मेथेन और हाइड्रोजन, ठीक, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया का क्या अनुपात है, तो भाई आगे पीछे कर सकता है। इसलिए याद रखना कि हाइड्रोजन और उसके बाद मेथेन का अनुपात इतना होता है, अमोनिया 1 अनुपात में होता है। ठीक, तो इस क्रम को याद रखना, उसके अनुसार ये है। बाकी इनको आगे पीछे कर देगा तो भाई अनुपात भी बदल जाएगा। इसलिए इसको ध्यान देना कि हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन में जो अनुपात होता है वो 2:1:2 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। तो जो मछली होती है भाई, मछलियों के जो पंख होते हैं और व्हेल के चप्पू, ठीक, ये समरूपता को दर्शाते हैं। क्या, किसको दर्शाते हैं बच्चों, समरूपता, है ना। इसके पहले तो ये सब था नहीं, लेकिन जैव विकास में भाई इनको पढ़ना है, तो समरूपता को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर का था। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था भाई। देखिए, अगर हम बात करें तो लैमार्क जो है, लैमार्क जी ने क्या कहा था, अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस अंग का उपयोग ज्यादा किया जाएगा वो क्या है, इस प्रकृति में उसका निर्माण, मतलब इस नेचर में, इस पर्यावरण में वो अंग ज्यादा विकसित करेगा। ठीक, लेकिन डार्विनवाद जो है ये नहीं कहता है। डार्विन कहते हैं भाई कि वो अंगों के उपयोग अनुपयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रत्येक जीव में वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, अपने आप को उसी में क्या है, उसी के अनुरूप बनाने की क्षमता। तो ये जो होता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है, यानी प्रकृति खुद चयन कर लेती है उसका, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन, ठीक है ना, डार्विन। ठीक, लैमार्क ने अंगों के उपयोग अनुपयोग पर पूछ ले तो लैमार्क है। ठीक, बाकी प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। अगला है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो भाई उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक, ह्यूगो डी व्रीज, तो डी व्रीज भी कहीं लिखा हो तब भी समझ जाना, बाकी ह्यूगो लिखा है तो ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक, तो ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत यह दिया था। अगला है कि विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों देखिए, इसमें बताया था कि विषाणुओं में प्रायः क्या होता है, आरएनए ही होता है। ठीक, लेकिन कुछ में भी ऐसा है कि भाई डीएनए भी होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ठीक, हमने इसको बताया है कि प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जीवों में, और बाकी अगर हम विषाणु में प्रमुख की बात करें तो आरएनए है। लेकिन भाई आरएनए अकेले नहीं, कुछ में आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। तो याद रखना आरएनए और डीएनए दोनों होगा। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू बुखार के बारे में बात करें तो इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो डेंगू बुखार का वाहक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मादा एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, मादा एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। ठीक, एडीज इजिप्टी जो मच्छर है ये होता है। बाकी कुछ चीजें आपको थोड़ा बता दें, समझा दें बच्चों। अगर पूछ लिया जाए ठीक मलेरिया के बारे में, तब कि भाई मलेरिया में क्या होता है, अगर मलेरिया की बात करें बच्चों तो मलेरिया में क्यों कौन सा होता है, तो मलेरिया में मादा एनाफिलीज होता है। क्या होता है, मादा एनाफिलीज। ठीक, मादा एनाफिलीज। और हाथी पांव जो होता है फाइलेरिया, उसमें क्या होता है, मादा, ठीक है ना, क्यूलेक्स। याद रखना क्या होता है, मादा क्यूलेक्स।
ठीक, वो भी थोड़ा समझ जाइए बच्चों, ये सब बेसिक सी चीजें हैं। ठीक, फाइलेरिया अगर पूछ लिया जाए, फाइलेरिया या जिसको हाथी पांव बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों, हाथी पांव। हाथी पांव में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें मादा क्यूलेक्स होता है। क्या होता है बच्चों, मादा क्यूलेक्स। एक मिनट, मादा क्यूलेक्स। तो ये सब बहुत ही जरूरी है बच्चों, याद रखना। ठीक, ये सबके वाहक हो गए। ठीक है ना। डेंगू का तो भाई हमने बता दिया, डेंगू में कौन है, तो डेंगू में है मादा एडीज एजिप्टी। मलेरिया में कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मतलब फाइलेरिया या फिर हाथी पांव, ठीक है ना, या एलिफेंटिएसिस इसी को कहते हैं, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। सब ये है मादा, यही फैलाने का काम करते हैं, ये वाहक होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड रोग का रोग जनक क्या है। तो भाई रोग जनक यानी कौन, किसके कारण ये रोग होता है, तो है, हम बात करें तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण ये होता है टाइफाइड। ठीक है। अगला है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में होता है। तो भाई विडाल परीक्षण की बात करें तो किस बीमारी की जांच के लिए होता है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है, तो विडाल टेस्ट होता है आपका टाइफाइड में ही है। ठीक, टाइफाइड इसी बीमारी में होता है बच्चों। ठीक, टाइफाइड में क्या होता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक, अभी देखिए डेंगू का सीजन था, मलेरिया का और साथ ही टाइफाइड, तो सबसे ज्यादा तो डेंगू और टाइफाइड के ही केसेस आ रहे थे। तो टाइफाइड में आप जब भी आप जाते हैं, जैसे ब्लड वगैरह चेक कराते हैं ना, ब्लड सैंपल, तो देखिए उसमें रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट हुआ है तो इसका मतलब आपके अंदर टाइफाइड की जांच की गई है। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। क्लियर बात। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीबी के टीके का नाम क्या है। तो टीबी के टीके का नाम क्या है, तो भाई आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक, लेकिन फिर भी दुख होता है कभी कभार कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम, गलत टीका लगाते हैं। हमने एक पोस्ट दिया था। ठीक, तो टीबी के टीके का नाम क्या है, तो टीबी के टीके मतलब भाई जो टीका लगता है उसका नाम है बीसीजी। तो बीसीजी का टीका होता है बैसिलस कैलमेट ग्वारिन। फुल फॉर्म भी अगर पूछ ले तो बैसिलस कैलमेट ग्वारिन। तो ये बीसीजी का टीका लगता है टीबी में। ठीक है ना, किसमें, टीबी में। अगला क्वेश्चन एलिसा। ठीक, एलिसा परीक्षण किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। तो भाई काफी लाजवाब क्वेश्चन है। एलिसा जो टेस्ट होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र में, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र किसमें क्षय होती है, या प्रतिरक्षा तंत्र जो है कब नष्ट होती है, जब कौन सी बीमारी हो जाए, एड्स हो जाए। ठीक, जब क्या हो जाए, एड्स हो जाए, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो भाई चेचक की टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर साहब ने। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का जो उभरा हुआ रूप है वो किस गैस के बनने के कारण होता है। ये भी 2023 में पूछा था बच्चों। तो किस गैस के बनने के कारण होता है बच्चों, तो CO2 गैस, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जनरली या पेय पदार्थ, सब में CO2 गैस ही बनती है।
ठीक, कोई भी चीज जो कचौड़ी वगैरह फूल जाती है ना, देखा होगा कि भाई कोई फंक्शन है, कुछ भी है, वॉट एवर, शादी विवाह का सीजन होता है, कुछ भी है, खाना पकता है ना, तो वहां पर जो आटा गूंथा जाता है उसमें डिब्बी डिब्बी देखिए क्या डालते हैं, इसी को। इससे होता क्या है, कचौड़ी जल्दी फूलती क्यों? क्योंकि CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी तो उसमें बबल निकलेंगे, ठीक, छोटे छोटे छिद्र होंगे, इसी के कारण क्या है, ये फूल जाएगी। ठीक, बाकी आपका जो भी इडली डोसा वगैरह हर जगह यही चीज काम करता है। जलेबी जो बनती है उसको रख देते हैं एक दिन मैदा सड़ने के लिए, तो उसमें यही चीज, ये जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ये बैक्टीरिया जो उसमें होते हैं, ठीक, उन्हीं के द्वारा ये CO2 गैस इसमें बनती है। तो याद रखना कि बच्चों किण्वन के द्वारा जो फूला है, मतलब कोई भी चीज, आटा है, कुछ भी है, ठीक, जो खाने वाली चीजें अगर वो फूल जा रही हैं, जैसे डबल रोटी है जिसको पाव रोटी कहते हैं, तो सब में CO2 गैस के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर कहीं कहीं होता है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, ये चीज कभी कभार पूछ लेता है भाई प्रतिजैविक के नाम लिखिए, तो पेनिसिलिन हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये क्या है, आपका प्रतिजैविक औषधियों के नाम है। ठीक, पूछा जाता है कि कभी कभार कहता है कि 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए, तो एक तो पेनिसिलिन है, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों, कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? भाई चाहे गोबर गैस कहे, चाहे बायोगैस कहे, चाहे जैव गैस कहे, ठीक, तो सब एक ही हैं। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है। ठीक, यानी उसमें जो गोबर गैस होती है यही मेथेन होता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थान में जो कीचड़ होता है या जहां पर गोबर होता है, ठीक, वहां पर जो गर्मी उत्पन्न होती है, जैसे गोबर में देखा होगा भाई, आप अगर गांव देहात से हैं तो इतना पता होगा कि गोबर के अंदर अगर गर्मी रहती है, जैसे जो जैविक खाद बनाई जाती है, जब निकाल कर खेतों में उसको डालते हैं, तो वहां पर अगर आप खड़े रहते हैं तो बहुत ही गर्म रहती है। क्यों? किसके भाई, किस कारण? तो उसका रीजन है मेथेन गैस। ठीक, मेथेन गैस ये भाई किसमें सबसे ज्यादा? तो जो गोबर गैस बनाई जाती है। और गोबर गैस क्या है भाई, इसके तो आज बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, इससे आप भाई रसोइयां जो है, यानी जो खाना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैस का। साथ ही साथ भाई बड़ी बड़ी इसमें क्या मशीनें संचालित हो रही हैं, और साथ ही साथ इसे अदर लाइट वगैरह, प्रकाश वगैरह उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो बहुत सारी चीजें अब इससे की जा रही हैं। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो ये भी 2023 में आया था बच्चों। तो इसमें देखिए कई जीवाणु है, राइजोबियम है, राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, ठीक, एनाबीना है, साथ ही साथ बच्चों माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल भी है। तो ये सबके सब बच्चों नाइट्रोजन का स्थायीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ठीक, आप 2 से 3 याद रखिए, बहुत है। तो राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, ठीक, नील हरित शैवाल, सबके सब बच्चों क्या है? तो ये जैव उर्वरक हैं एक प्रकार के, यानी जीवाणु हैं, इतना याद रखना, जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक, अगला है कि बीटी जीव विष, जो बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो भाई बैसिलस थोरिंजियसिस जीवाणु द्वारा। भाई किस जीवाणु के द्वारा? बैसिलस थोरिंजियंसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो कौन सा एंजाइम है? तो बच्चों इसी को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज
एंडोन्यूक्लिएज। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा क्या है, डीएनए को विशेष स्थानों से काटा जाता है। जो डीएनए के दोनों क्या रज्जुक होते हैं उनको बीच से काटने का मतलब उनको काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, और आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है। तो भाई जब कोई काट रहा है तो जोड़ने वाला भी होगा बच्चों, बिल्कुल होगा रसगुल्लों। तो जोड़ने के लिए जो होता है लाइगेज एंजाइम, क्या होता है, लाइगेज। तो भाई जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कैंची किसे कहते हैं। भाई तो आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर इसी को कहते हैं जो काटता है, क्योंकि काटने का काम कैंची ही करती है ना। ठीक, तो यहां पर क्या है, तो जो यही चीज है कि प्रतिबंधन, ठीक, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को ही, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, बोले तो आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीटी कपास किस प्रकार का पादप है। जो बीटी कपास है बच्चों या बीटी बैंगन है, ठीक, तो ये एग्जाम्पल किसका है, तो भाई ये है पारजीनी। अब पारजीनी किसे कहते हैं, हमने बताया था बच्चों, पारजीनी जीव पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो पारजीनी जब किसी एक जीव के अंदर किसी मतलब उसी प्रजाति का कोई अदर जीव है उसका डीएनए प्रवेश करा दिया जाए, है ना, या उससे जीन को क्या हेर फेर कर दिया जाए उस जीन में, तो इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक या फिर पारजीनी। तो ये पौधा जो होता है बीटी जो कपास है किस प्रकार का पादप है, तो पारजीनी पादप है। ठीक, अगला है बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो इसमें प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, प्रोटीन का। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस की क्या विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा था 3 से 4 सेट में। ठीक भाई, एक में पूछा था गोल्डन राइस क्या है, एक में पूछा था गोल्डन राइस की विशेषता क्या है, एक में पूछा था गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो कई तरीके से पूछा था, सबका जवाब आज हम देने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर हम गोल्डन राइस के बारे में बात करें तो भाई गोल्डन राइस जो होता है तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है। कौन सी विटामिन, तो विटामिन ए होता है सबसे ज्यादा इसमें। विटामिन ए का प्रमुख घटक बात करें बच्चों तो गाजर होता है, तो इसमें विटामिन ए होता है। ठीक, और गोल्डन राइस यूं समझिए एक बासमती जो प्रजातियां होती हैं, ठीक, बासमती उसी की एक प्रजाति है और इसे बायो, ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई एक नस्ल है। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक नस्ल है, कौन, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस की विशेषता ये है बच्चों, तो हमने बताया ना कि एक तो ये पारजीनी है, ठीक, दूसरा इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, नेक्स्ट है कि इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। ठीक, ये बासमती की एक प्रजाति होती है। तो ये सब गोल्डन राइस के बारे में है, ठीक है ना, ये सभी गोल्डन राइस के बारे में है। चलिए अगला है कि भारत में किसे पारिस्थितिक के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भाई रामदेव मिश्रा जी को। किसको बच्चों, रामदेव मिश्रा जी को। रामदेव मिश्रा, कहीं कहीं मिश्र लिखा होता है लेकिन मिश्रा सही है। तो रामदेव मिश्रा जी को, ठीक है ना, बाबा रामदेव मत समझ लेना, है ना, वो नहीं है। तो रामदेव मिश्रा जी को भारत के पारिस्थितिक मतलब पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो इसमें भाई खाद्यभूत मतलब इकाई कौन होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। ठीक, उत्पादक बोले तो बच्चों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे यही तो प्रमुख इकाई हैं। ठीक, उत्पादक में यही आते हैं। हम सभी तो क्या है, उपभोक्ता हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर है, उस पर निर्भर होते हैं इस पर। ठीक, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो भाई एक दिशिक होता है। क्या होता है बच्चों,
एक दिशिक होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होता ना, जिसे हमने पढ़ा नहीं है भाई कि जैसे घास हो गया, अब घास फूस को कौन खाएगा, तो भाई इसको जैसे टिड्डा खा रहा है, ठीक, कौन खा रहा है, टिड्डा। अब टिड्डा को कौन खा रहा है भाई, तो मेढक खा रहा है। अब मेढक को कौन खा रहा है भाई, सर्प खा रहा है, ठीक, मेढक को कौन खा रहा है, सर्प। सर्प को कौन खा रहा है, बाज। तो इस तरह से चलता रहता है ना, जो गिद्ध है या बाज लिख देते हैं, ठीक, गिद्ध या बाज। तो ये एक ही दिशिक में है कि नहीं, यानी इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक है, सेम डायरेक्शन। देखिए अगर देखेंगे तो सेम इसी डायरेक्शन में ऊर्जा, भाई इससे ऊर्जा इसमें स्थानांतरित हुई, इससे ऊर्जा इसके अंदर, फिर इससे इसके अंदर, इससे इसके अंदर, इसी तरह एक दिशिक है। तो एक दिशिक का मतलब समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, ये क्वेश्चन भी सारे के सारे मजेदार हैं। कह रहा है कि सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ये है बच्चों पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल। क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपके बहुविकल्पी इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वन लाइनर मतलब जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनको कहते हैं निश्चित उत्तर। निश्चित का मतलब बस एक लाइन में, मतलब जो कुछ भी कहना है बस ऐसे एक बोल दीजिए, ठीक। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपने यूपी के अंदर ही है। तो ये है बच्चों उत्तर प्रदेश में ही। चलिए कुछ तो मिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में ही है ना, यूपी में ही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो काजीरंगा है बच्चों कहां पर, ध्यान से समझना, काजीरंगा है असम में, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कभी कभार कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो एक सींग वाला गैंडा है ना, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध। और कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भाई कौन है, बाघ है, ठीक, कौन है बच्चों, बाघ है। देखो इसके पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो किसे माना गया था, शेर को, लेकिन बाद में क्या हुआ, शेर से फिर हटा करके यानी बाघ को रख दिया गया उसके स्थान पर, तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुजरात में, ठीक, गुजरात में बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो किसके लिए, ये बब्बर शेर के लिए, ठीक, तो ये बब्बर शेर के लिए फेमस है, याद रखना बच्चों। असम में इसको हम समझ लेते हैं एक सींग वाला, ठीक, एक सींग वाला गेंडा, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा। और दूसरा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी नगरी में है, ठीक। बोले तो ये है कहां पर, गुजरात में, गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए, है ना, ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहे बच्चों आपके बायोलॉजी के टॉप MCQS क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बच्चों, आपके कमेंट को हम रेगुलर देखते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में।